नमस्कार दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के इस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने ये सीरीज इसीलिए बनाई है कि आप किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज कर पाए और अच्छे अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर पाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक होंगे तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों हमने ये सीरीज बनाई है। आपने अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रमोटर होल्डिंग्स को डिस्कस करेंगे, पेट मार्जिन यानी प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन को डिस्कस करेंगे, आरओई जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल में से एक है उसको डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम डेट इक्विटी रेशियो को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और साथ में कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें उससे पहले दोस्तों आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रमोटर कौन होते हैं। तो दोस्तों, जब इनिशियली कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है वो सारे प्रमोटर्स होते हैं, और जिन जिन लोगों ने जितना जितना पैसा लगाकर उस कंपनी में स्टेक खरीदे हैं वो उनकी होल्डिंग्स होती है। तो इसीलिए दोस्तों इसको कंबाइंड रूप में प्रमोटर्स होल्डिंग बोला जाता है। जिस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है वो कंपनी प्राइमरीली अच्छी मानी जाती है। जिन कंपनीज में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स ज़्यादा होती है वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और दोस्तों, नॉर्मली जिस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 40 से 45% से ऊपर होती है वो कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या किसी भी कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप ये ज़रूर देखें कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है या घट रही है, और साथ में ये भी देखिए कि दोस्तों जो भी प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कहीं प्लेस तो की हुई नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स तो कंपनी में अच्छी होती है लेकिन वो प्लेस की हुई होती है। तो हमें उन कंपनियों को सिलेक्ट नहीं करना है जिनकी प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है लेकिन वो प्लेस की हुई है। हमें उन कंपनियों को सिलेक्ट करना है जिसमें प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी होती है और उसमें प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों प्लेजिंग का मतलब होता है गिरवी रखना, यानी दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग है जरूर लेकिन प्रमोटर्स ने उस होल्डिंग को अदर्स के पास गिरवी रख रखा है तो उसको प्लेज बोला जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों एक्सेप्शन है कि आपको बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करते समय प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं देखनी, क्योंकि दोस्तों बैंक्स के केस में आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि किसी एक व्यक्ति के पास प्रमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब बैंक्स में एक व्यक्ति के पास ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग होगी तो वो बैंक को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपने अनुसार उस बैंक को चला सकता है, बैंक को बर्बाद कर सकता है। इसलिए दोस्तों आरबीआई ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग बैंकिंग के केस में एक व्यक्ति के पास लिमिटेड होनी चाहिए, वो आरबीआई ने डिसाइड कर रखी है। तो बैंकिंग के केस में आपको प्रमोटर्स होल्डिंग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पेट मार्जिन की, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। इसको हम नेट मार्जिन भी बोलते हैं। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो इसका मोटिव यही होता है दोस्तों कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, और दोस्तों प्रॉफिट बनाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क भी करती है। पेट मार्जिन दोस्तों वो होता है कि कंपनी ने कोई भी बिजनेस किया और उसमें जो सारे खर्चे चुकाने के बाद, इवन टैक्स चुकाने के बाद जो भी उसके पास मार्जिन या नेट प्रॉफिट बचता है उसको पेट मार्जिन बोला जाता है। पेट मार्जिन कैलकुलेट कैसे होता है? तो पेट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, उसको सेल से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप इसको सेल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पेट मार्जिन रेशियो आ जाएगा। तो जिस कंपनी के पास पेट मार्जिन अच्छा होता है वो कंपनी भी दोस्तों अच्छी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों ये एकमात्र टूल नहीं है कि जिसका पेट मार्जिन ज़्यादा होता है वो कंपनी सबसे अच्छी होती है। कभी कभी दोस्तों ऐसे भी केस सामने आए हैं जिनमें पेट मार्जिन कम होता है फिर भी दोस्तों उनका रिटर्न ऑन इक्विटी
ज़्यादा होता है। तो इसको हम आगे रिटर्न ऑन इक्विटी डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पेट मार्जिन को समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और वो उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में सेल करती है, और उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो 80 रुपये है। तो यहाँ पर दोस्तों सेलिंग प्राइस हो गई 100 रुपये और उस कंपनी के कॉस्ट लगा 80 रुपये। तो यहाँ पर कंपनी को सीधा सीधा 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये दोस्तों हो गया उसका मार्जिन। प्रॉफिट को हम मार्जिन भी कहते हैं। अब दोस्तों सिंपली अगर इस कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हम देखें तो यहाँ पर सिंपली इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आएगा 25%। लेकिन इसका अगर हम पेट मार्जिन देखें दोस्तों तो ये पेट मार्जिन दोस्तों इसका होगा 20%, क्योंकि पेट मार्जिन हमेशा सेल्स पर निकलता है और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पर निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये डिफरेंस समझना भी ज़रूरी है कि पेट मार्जिन क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट और पेट मार्जिन में यही डिफरेंस है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पर निकलता है और पेट मार्जिन हमेशा सेल्स पर निकलता है। और नॉर्मली दोस्तों यही माना जाता है कि जिस कंपनी का पेट मार्जिन ज़्यादा होता है वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन मैंने दोस्तों पहले ही कहा है कि ये एकमात्र टूल नहीं है कि इससे आप ये डिसाइड कर पाए कि ये कंपनी तो बहुत ही अच्छी है या सबसे ज़्यादा अच्छी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने से पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि इक्विटी क्या होती है। जब कंपनी इनिशियली स्टार्ट होती है तो उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसे के कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इनिशियली जो भी पैसा उस कंपनी में लगता है उसको इक्विटी बोला जाता है, और उस इक्विटी को दोस्तों फेस वैल्यू के हिसाब से अलग अलग शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जिनसे भी वो पैसा कलेक्ट किया जाता है उनको पैसे के बदले उस कंपनी के स्टेक दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनियां इनिशियली जब स्टार्ट होती है तो वो इक्विटी को कलेक्ट करती है। यहाँ पर दोस्तों इक्विटी कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो कंपनी जितनी भी इक्विटी कैपिटल होती है उसको शेयर्स में डिवाइड करके इश्यू कर देती है, और जिसने जितना कैपिटल कंपनी में लगाया है उसके रेशियो में उसको स्टेक दे दिए जाते हैं। और दोस्तों दूसरा तरीका होता है कि डेट लेकर कंपनी में कैपिटल बनाई जाए और कैपिटल लगाकर कंपनी को स्टार्ट किया जाए। तो जब कंपनी डेट लेकर कैपिटल बनाती है और कंपनी स्टार्ट करती है तो डेट पर सिंपल सी बात है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हो गए दोस्तों किसी भी कंपनी में इनिशियली कैपिटल लगाने के। एक यहाँ पर इक्विटी से हम कैपिटल लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका हो गया डेट लेकर कैपिटल लगा सकते हैं। इक्विटी से जब हम कैपिटल लगाते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, उसके बदले में हम जो भी कंपनी में पैसा लगा रहा है उसको हम स्टेक दे देते हैं। लेकिन जब डेट लेकर कैपिटल बनाते हैं या कैपिटल लगाते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर मान लो कोई कंपनी 100 रुपये लगाकर स्टार्ट की जाती है, उसमें 100 रुपये की कैपिटल को दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तरीका तो दोस्तों ये हो सकता है उस 100 रुपये के शेयर इश्यू कर दिए जाए एक निश्चित फेस वैल्यू डिसाइड करके। तो जितनी भी फेस वैल्यू डिसाइड होगी उसके हिसाब से वो सारी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे 100 रुपये में हम 10 रुपये फेस वैल्यू के शेयर जारी करते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये की कैपिटल 10 शेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, और कंपनी की बैलेंस शीट में जो इक्विटी कैपिटल हमें शो होगी वो यहाँ पर 100 रुपये से शो होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 रुपये के शेयर इश्यू कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की जिसमें 50 रुपये शेयर इश्यू करके कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये तो हो गई इक्विटी कैपिटल, और 50 रुपये डेट के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं तो ये हो गई डेट कैपिटल। इस डेट पर कंपनी को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन दोनों केस में दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू अलग अलग होगी, जो हम आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए पहला केस लेते हैं जिसमें पूरी की पूरी कैपिटल शेयर इश्यू करके कलेक्ट की जाती है, उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू कितनी आती है। फिर हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे और दोनों केस को कंपेयर करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। यह आपको अच्छे स्टॉक को पिक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपको इस डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से समझना है। अब दोस्तों इनिशियली कंपनी में हमने कैपिटल लगा दी है और कंपनी को स्टार्ट कर दिया है, तो कंपनी साल भर बिजनेस करती है
और जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस पर मान लीजिए कि वो 20 रुपये कमाती है। अब दोस्तों यहाँ पर 20 रुपये कंपनी का हो गया पेट मार्जिन, यानी दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर 20 रुपये की अर्निंग 100 रुपये पर कर ली है। तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो 20% होगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर इनिशियली 100 रुपये लगाए और उस पर 20 रुपये का मार्जिन कमा लिया या 20 रुपये की अर्निंग हो गई, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20 रुपये। रिटर्न ऑन इक्विटी को दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए जो भी रिटर्न या अर्निंग होती है उसको इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सेकंड केस में रिटर्न ऑन इक्विटी अलग होगा। सेकंड केस कौन सा दोस्तों, जब कंपनी में इनिशियली कैपिटल डेट के फॉर्म में आती है, यानी डेट के थ्रू इनिशियल कैपिटल डाली जाती है, तो उस केस में रिटर्न ऑन इक्विटी अलग होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई कंपनी इनिशियली स्टार्ट होती है, उसमें 50 रुपये शेयर इश्यू करके कलेक्ट किए जाते हैं और 50 रुपये डेट के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। जो भी 50 रुपये का डेट है उस पर उस कंपनी को 8% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस केस में दोस्तों वही सिचुएशन है कि कंपनी ने यहाँ पर पूरे साल बिजनेस किया और 20 रुपये की अर्निंग की, तो यहाँ पर दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो भी अर्निंग होगी उसमें 4 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब आप 50 रुपये डेट लेते हैं तो उस पर आप अगर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो वो 4 रुपये बनता है। 20 रुपये की अर्निंग में से 4 रुपये का इंटरेस्ट लेस करने पर कंपनी के 16 रुपये की नेट अर्निंग या नेट प्रॉफिट बचेगा, और इस केस में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई होगा 32%। पहले केस में आरओई की वैल्यू आई थी 20% और इस केस में डेट लेने के बावजूद भी आरओई की वैल्यू आई है 32%। तो ऐसा क्यों दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि आरओई की कैलकुलेशन में डेट को शामिल नहीं किया जाता, केवल इक्विटी के बेस पर ही आरओई की वैल्यू निकाली जाती है। फर्स्ट केस में 20 रुपये की अर्निंग है और इक्विटी कैपिटल है 100 रुपये की, तो यहाँ पर आरओई बनेगा 20/100, तो यहाँ पर 20% आएगा। सेकंड केस में भी 20 रुपये की अर्निंग है जिसमें 4 रुपये इंटरेस्ट है, तो नेट अर्निंग हो गई 16 रुपये की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है 50 रुपये की, 50 रुपये की डेट कैपिटल है, तो यहाँ पर आरओई बनेगा 16/50 और ये परसेंटेज टर्म में वैल्यू आएगी 32%। अब दोस्तों आपको भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दोनों केस में कैपिटल सेम होने के बावजूद भी जो आरओई में डिफरेंस आ रहा है वो डेट की वजह से आ रहा है। और हमें दोस्तों दोनों केस को एनालाइज करने के बाद ये समझ में आया कि कंपनियां यहाँ पर डेट लेकर अपने आरओई को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करें तो कंपनी के डेट को जरूर चेक कर ले, कहीं उस कंपनी का आरओई डेट की वजह से तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर डेट की वजह से आरओई बढ़ा हुआ है तो उस कंपनी को आप प्राइमरीली इग्नोर करते हुए चले। यहाँ पर हमें धोखा हो सकता है कि कंपनी में एक्चुअल जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना पैसा लगाया है या कहीं से डेट लेकर पैसा लगाया है, तो वो भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों मेरा तो मानना यही है कि किसी भी कंपनी को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें डेट कम से कम होना चाहिए या बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। वही कंपनी आपके लिए बेस्ट होती है जिसमें डेट बहुत ही कम हो या बिल्कुल भी नहीं हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब दोस्तों होता है बोरोविंग्स, यानी जो भी आपने लोन एक्वायर कर रखे हैं उसको डेट बोला जाता है। और इक्विटी का मतलब जो इनिशियली कंपनी में पैसा लगाया जाता है प्रमोटर्स के द्वारा। और दोस्तों वही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है जिसका डेट इक्विटी रेशियो सबसे कम होता है। यानी दोस्तों जिसका डेट इक्विटी रेशियो 0 होता है वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है कंपनी। और दोस्तों डेट इक्विटी रेशियो हमें यह बताता है कि डेट के कंपैरिजन में कंपनी के पास कितनी इक्विटी है या इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी के डेट कितने हैं। जिस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो सबसे कम होता है वो कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि जिस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0 होता है वो कंपनी सबसे अच्छी होती है इन्वेस्टिंग के लिए। उसमें हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं अगर किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0 है। लेकिन दोस्तों ये एकमात्र मेजरमेंट नहीं है
कि आप सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो के आधार पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। हमें और भी टूल जो हमने यहाँ पर पिछले वीडियोज में या इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, उन सारे टूल्स को आपको देखना है और उसके बाद भी आगे आने वाले जो भी वीडियोज होंगे उनमें जो भी हम टूल डिस्कस करेंगे, उन सारे टूल्स को देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो भी टूल अवेलेबल है उन सारों को देखना जरूरी है, उन सारों को समझना जरूरी है। जब हम दोस्तों डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो जिस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो सबसे कम होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि आपको बैंकिंग सेक्टर के लिए डेट इक्विटी रेशियो को नहीं देखना। बैंकिंग सेक्टर के लिए डेट इक्विटी रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों बैंक का तो काम ही होता है लोगों को उधार देना और लोगों से उधार यानी जमा के रूप में जो भी पैसा बैंक कलेक्ट करती है वो एक तरह से बैंक पर डेट ही होता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए डेट इक्विटी रेशियो उतना मायने नहीं रखता जितना अन्य सेक्टर के लिए रखता है। तो आप बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते समय डेट इक्विटी रेशियो को इग्नोर कर सकते हैं। और दोस्तों आप इन्वेस्टिंग के लिए उन कंपनियों को सिलेक्ट करें जिनमें डेट ना के बराबर है, क्योंकि दोस्तों जो कंपनियां डेट लेकर बिजनेस करती है उन कंपनियों में अगर किसी भी रीजन से उनकी सेल्स रुक जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो कंपनी डेट पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पे नहीं कर पाती और धीरे धीरे डेट का भार इतना बढ़ जाता है कि वो कंपनियां दिवालिया हो जाती है या उन कंपनियों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप कोशिश यही रखें कि उन कंपनियों को सिलेक्ट करें जिनके पास डेट बहुत ही कम है या बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो भी टूल डिस्कस किए हैं लाइक प्रमोटर्स होल्डिंग, पेट मार्जिन, ROE, डेट इक्विटी रेशियो, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको वीडियो को बार बार देखना है और इनको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि दोस्तों ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हमने पिछले वीडियोज में जो भी टूल डिस्कस किए हैं वो भी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें और आगे जो भी वीडियो इस सीरीज में आने वाले हैं उन वीडियोज को भी आपको मिस नहीं करना है, उनको भी आपको जरूर देखना है। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियो में इसी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।